Uh, Good evening, everyone. Myself, Devendra Singh Sani. I am founder for City 8 Foundation. So basically, City 8 Foundation is a non-governmental organization. It is meant for the upliftment of humanity. We are working for the social causes, human rights, and welfare for disabled people, for education of children and women empower. सो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आप सबको, जितने व्यूअर्स हैं, जितने देशवासियों को, सभी को मैं अपनी टीम की तरफ से, अपनी तरफ से इस 75th एनिवर्सरी देश की आज़ादी की बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। आप सबको बहुत बहुत बधाई हो। सब तरक्की करें और सब राइज करें और देश और कम्युनिटी के लिए दिन रात एक होकर वर्क करें। आज मुझे खुशी महसूस हो रही है। आज आज़ादी के इस दिवस को मनाने के लिए मेरे साथ मेरे बहुत ही करीबी मित्र भी हैं और मेरे मेंटोर भी हैं, कमांडर देवेंद्र सिंह संधू, जो कि बीएसएफ से रिटायर्ड हैं। उनके बहादुरी के किस्से आज भी बीएसएफ में सुनाए जाते हैं। तो आज हम इनकी जिंदगी के बारे में कुछ जानेंगे। और मेरे साथ दूसरी तरफ जो होस्ट हैं, हमारी बहुत ही डायनेमिक पर्सनालिटी की वुमेन हैं, मिसेस निधि शर्मा, जो कि सिटी 8 फाउंडेशन की फाउंडर भी हैं, प्लस बहुत बड़ी एक बिजनेस कमिटी इवेंट कंपनी भी चलाती हैं। मैं क्योंकि जब इस होस्ट को लेने का मुझे जब सूझा कि किसे लिया जाए, तो शायद इनसे बेटर मुझे कोई दिखा ही नहीं, क्योंकि बहुत ही इनको मैं पिछले 10 साल से जानता हूं। समाज के लिए, सोसाइटी के लिए दिन रात काम कर रही हैं पिछले 10 साल से, और बिजनेस भी साथ में रन करती हैं। और इनकी जो कंपनी है वो अब इवेंट कंपनीज में जो टॉप लीडिंग कंपनीज हैं उनमें से एक कंपनी है। तो निधि जी भी मेरे साथ पे हैं और कमांडर देवेंद्र भी मेरे साथ हैं। तो मैं अब ज्यादा वक्त ना लेते हुए निधि जी से बोलूंगा कि आप उनका इंटरव्यू शुरू करें। और संधू साहब, यू आर मोस्ट वेलकम ऑन बोर्ड। आप दिल खोल के बोलिएगा अपने बीएसएफ के तजर्बे को, अपने स्कूल डेज को, और अंत में बताइएगा कि हमारे यूथ को आपसे क्या प्रेरणा लेनी चाहिए। ओवर टू निधि शर्मा जी। Thank you, Mr. Sahani, for all the appreciation and the words that you have used. Thank you so much. So, hello everyone. We are on the occasion of 75th Independence Day. We have with us Commandant Devendra Singh Sandhu from BSF. We like to have some insightful conversation with him today, where he will share his life experiences with all of us. How are you, sir? Thank you, Nidhi. Thank you, Devendra Sani. I am very glad to be with all of you on this very important day for our country, that is 75th independent anniversary of our country. Jai Hind to everyone. Thank you. Thank you, sir. Yeah. So, Mr. Sandhu, tell us something about yourself. कहाँ से आपने schooling की? कैसे आप inspire हुए to serve our country? निधि जी, मैं एक बहुत ही हम्बल एग्रीकल्चर फैमिली से हूँ, लुधियाना डिस्ट्रिक्ट से। और बचपन से ही मुझे शिकार खेलना और हर तरह की जो गांव में अंदर जो गेम्स होती है उसमें रुचि लेना। और फिर मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि मेरे पेरेंट्स ने एक बहुत ही अच्छे स्कूल में डाला, सैनिक स्कूल कपूरथला में, जहाँ से आपने सुना होगा कि बहुत बहुत जनरल पैदा किए हैं, बहुत बहुत आर्मी में ऑफिसर्स, बाकी जगह में डॉक्टर, इंजीनियर, हर क्षेत्र में, हर फील्ड के अंदर उसने, मतलब कि उसकी कंट्रीब्यूशन सैनिक स्कूल कपूरथला की बहुत ज़्यादा है। तो मैं बहुत खुश हूँ कि मुझे भी वहाँ से प्रेरणा मिली फौज में जाने के लिए। उसके अलावा मुझे अपने घर से भी बहुत प्रेरणा मिली। मेरे एक भाई कर्नल बलवंत संधू हिंदुस्तान के बहुत बड़े माउंटेनियर रहे हैं और उन्होंने पैराशूट रेजिमेंट में रहे हैं, जहां उसका एक सोल्जर के नाम से बहुत अच्छा नाम है। तो उसके अलावा हमारे ग्रेट ग्रैंडफादर बाबा टेक सिंह हैं, जो महाराजा रणजीत सिंह की फौजों में थे और हरि सिंह नलवा की कमांड के नीचे उन्होंने मुल्तान के किले को फतेह किया था। तो आपको शायद हमारी पुरानी हिस्ट्री में भी आता है कि जब वो गन जो फायर कर रही थी, जमरौद वाली गन जिसको बोलते हैं, तो उसका धुरा टूट गया था। तो कई उसके अंदर बड़े बड़े जो योद्धा थे, जो
जमाने के जो फौज थी साथ, वो जो भी उस धुरे में अपनी बाजू डालता था उसके चिथड़े उड़ जाते थे। लेकिन जो बाबा टेक सिंह ने जो जिस गोले से मुल्तान का किले को तोड़ा गया था, वो उन्होंने अपनी बाजू देकर उस गन के धुरे में फायर हुआ और उन्होंने बाद में उसको किले की दीवार को तोड़ा और उसके बाद उन्होंने उसमें फतेह हासिल की। तो वो बाबा टेक सिंह की उस हम पीढ़ी से नीचे आ रहे हैं। तो आगे भी हमारे परिवार के अंदर काफ़ी आर्मी के अंदर ऑफिसर्स हैं इस टाइम। और उसके That's that. अलावा जो मुझे निधि जी जो मेन प्रेरणा मिली, वो 1965 की जब लड़ाई शुरू होने वाली थी, तो मेरे बड़े भाई जो कर्नल बलवंत संधू हैं, तो ये गाँव से होते हुए ये गए जंग के मैदान में। जब उनको उनकी यूनिफ़ॉर्म के अंदर देखा मैंने, पैराशूट रेजिमेंट की जो यूनिफ़ॉर्म उन्होंने पहनी थी और किस तरह से उनके अंदर से चेहरा उनका एक फ़ौज वाला वो लिश्क रहा था, तो मतलब जाने को वो तैयार खड़े थे। उससे मेरा भी दिल किया कि हाँ, मैं भी एक दिन ऐसा ही अफ़सर बनूँगा। और मैंने मेहनत की और मुझे मौका मिला और मैं आर्मी के अंदर गया, 10 साल वहाँ रहा और फिर आर्मी के शॉर्ट सर्विस कमीशन में गया था। उसके बाद आने के बाद फिर मैं बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स में एज़ असिस्टेंट कमांडेंट गया और वहाँ से मैं 2016 में एज़ कमांडेंट रिटायर्ड हुआ। ये मेरा एक That's जी। very inspiring, संधू जी। आपकी फैमिली में इतने लोग जो फोर्स में रह चुके हैं, इट्स वेरी वेरी इंस्पायरिंग फॉर ऑल आवर व्यूअर्स टू। So tell us more about your journey as a commandant officer at BSF, how you have served there. So हम कुछ जानना चाहेंगे उसके बारे में। मैं जी इस एरिया में मैं इस ओहदे पे आके मैं एलसी में रहा, आईबी में रहा, नॉर्थ ईस्ट में रहा, जहाँ पर आपको पता है कि टेरेन बहुत ही मुश्किल टेरेन है उस तरफ। तो ड्यूटी भी दिन रात की है और बॉर्डर में दुश्मन के अलावा छोड़ के जो हमारे जो टेम्परेचर्स हैं जो वो हैं, ये और कठिनाइयाँ बहुत हैं क्योंकि बॉर्डर में इतनी डेवलपमेंट नहीं होती है। जबकि अभी देश में अभी फेंसिंग हो गई है और चीज़ें हो गई हैं, तो जो ऑपरेशनल एफिशिएंसी आगे से काफ़ी बढ़ी है, लेकिन मुश्किलें, दिक्कतें और बड़ी तरह की हमेशा रहती हैं। हाँ जी। हाँ जी। हेलो। हेलो, हाँ जी। जी। सो सर हम आपसे जानना चाहेंगे जैसे आज इंडिपेंडेंस डे है। सो आप जब पैरामिलिट्री फोर्सेस में थे तो आप लोग कैसे ये इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करते हैं? जो इतने पैरामिलिट्री टफ सिचुएशंस में आप रहते हैं, सो आप कैसे इस पूरी चीज़ को सेलिब्रेट करते हैं हम जानना चाहते हैं? निधि जी, जहाँ तक ये दिन आते हैं तो अमूमन जो हमारे जवान हैं उनकी जो तैनाती है, जो उनकी जो ड्यूटी है, इन दिनों में और सख्त हो जाती है। तो इन दिनों में ये होता है कि जो दुश्मन है वो भी उसको भी पता है, वो भी इसी ताक में रहता है, ये ढीले हुए या उधर ये अपना अपना इसको मनाएं और उनको मौका मिले घुसपैठ करने का या इस तरह की शरारत करने का। तो हम इस टाइम और ज़्यादा सतर्क रहते हैं। और जहाँ तक हमारे हेडक्वार्टर्स हैं या रियर हेडक्वार्टर्स हैं, जैसे हमारे सेक्टर फ्रंटियर हेडक्वार्टर होते हैं, उसके अंदर प्रॉपर हमारी ड्रिल है देश के झंडे को ऊपर जलाना, उसको इज्जत मान सम्मान देना और बाकी हम अपने जो हमारे जो रिटायर्ड आदमी उनको बुलाना। इस तरह से हम काफ़ी प्राउड फील करते हैं इस दिन को लेकर। That's very nice, sir. Sir, as we all know, you have been an excellent achiever during your tenure, especially in the field of sports. So please tell us more about it. निधि जी, मैं शुरू से ही जब मैं स्कूल में था तो मैं स्कूल की तरफ से हॉकी, फुटबॉल खेलता रहा हूँ। मतलब वो मेरी मेन दो स्पोर्ट्स थी। लेकिन उसके अलावा भी मेरी जो दूसरी गेम थी उनमें मेरी काफ़ी रुचि रहती थी। तो तकरीबन ऑलराउंड सभी खेल में मैं ठीक रहा।
लेकिन मैंने अपने इंटर पब्लिक स्कूल्स के अंदर हॉकी फुटबॉल दोनों खेलता रहा। उसके बाद कॉलेज में आया तो मैं गवर्नमेंट कॉलेज लुधियाना स्पोर्ट्स विंग में था, तो मैं वहाँ हॉकी टीम में था। और गवर्नमेंट कॉलेज लुधियाना ने इस देश को बहुत अच्छे अच्छे हॉकी प्लेयर्स दिए हैं, मैं भी उनमें से एक था। मेरा भी दिल करता था मैं आगे जाऊं, इंडिया की तरफ खेलूं, लेकिन उस टाइम मेरा जो मेन मुद्दा, मेन मकसद था, वो फौज में जाने का था। मैं भी एक दिन अफसर बनना है, तो मैं वहाँ स्पोर्ट्स विंग में मैं जूनियर पंजाब टीम में भी रहा। ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी हॉकी 2 बार खेली। 1980-81 में हमारी पंजाब यूनिवर्सिटी टीम ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी हम जीते। और उसी साल में 1981 में हरियाणा की तरफ से सीनियर नेशनल हॉकी जलंधर में खेला। तो उसके अलावा मैं चंडीगढ़ की हैंडबॉल टीम में भी सिलेक्ट हुआ, लेकिन वो डेट मेरे ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी मद्रास में जाने के टाइम में डेट्स क्लैश कर रही थी, तो मैं वो सीनियर नेशनल नहीं खेल सका हैंडबॉल की। लेकिन मेरा था मन में करूं, लेकिन मैंने उसमें अपनी जो थी त्वचा फौज में जाने के लिए, एकेडमी में जाने के लिए उधर रखी, और मैंने वहाँ एकेडमी में चला गया और ये वाली सीनियर नेशनल में नहीं खेल सका। पर लेकिन मुझे उसका कोई अफसोस नहीं है, क्योंकि मैं अच्छी जगह जा रहा था। वंडरफुल सर। सर, अब ये जानना चाहेंगे that you have been awarded with many prestigious awards during your tenure. So kindly tell us, our viewers, that what are the awards that you have been awarded within your service. और निधि जी, कई बार जैसे होता है, जरूरी नहीं है कि आपको ऑपरेशंस के अंदर जब आप इंसर्जेंसी एरियाज में, जैसे मैं ज़्यादातर ही कश्मीर वैली में और नॉर्थ ईस्ट में मेरी सर्विस है, तो जरूरी नहीं है कि आपको हर बार अवार्ड मिले। जहाँ आप अवार्ड के लिए कर रहे हो, उसके लिए नहीं करते हो। आप अपने अपने हर संभव कोशिश करते हो कि आप हर ऑपरेशन में अच्छा करें। तो मैं वो करता रहा, और समय समय पे ऊपर जो मैं काम करता था उसकी मुझे उसके लिए अवार्ड किया गया, चाहे वो कोई पत्र दिया जाए, जहाँ कमेंडेशन कार्ड मिला हो। तो मुझे तकरीबन 5-6 डीजी की तरफ से कमेंडेशन कार्ड मिल चुके हैं। उसके अलावा जो हमारा पैरामिलिट्री और पुलिस का सबसे बड़ा बहादुरी का अवार्ड है, प्रेसिडेंट पुलिस मेडल फॉर गैलेंट्री, वो मुझे प्राप्त हुआ है मेरे ऑपरेशंस के कारण कश्मीर वैली में। बहुत खूबसूरत उसके सर। अलावा वेरी स्पोर्ट्स के अंदर भी मैं गोल्फ खेलता रहा, बीएसएफ चैंपियन रहा, और बीएसएफ के लिए ऑल इंडिया पुलिस ड्यूटी मीट में हिस्सा लिया 2003 में। तो उसमें मेरी टीम विनर थी, तो उसके लिए मुझे डीजी की तरफ से डीजी का प्रशंसा पत्र मिला। तो अपनी फिटनेस को लेके, अपने आप को लेके, जिस फील्ड में जब भी रहा, मैंने अच्छे से अच्छा करने की कोशिश की। दैट्स और वेरी ये मेरे नाइस सर। वेरी जी सर, दैट्स वेरी वेरी इंस्पायरिंग। सर, हम जानना चाहेंगे कि कौन सी ऐसी चीज है विच इंस्पायर यू टू जॉइन इंडियन आर्मी, द यूनिफॉर्म फोर्सेस। और निधि जी, वो भाई से, तो जैसे मुझे परिवार से, भाई से, तो मैंने आपको बोला कैसे मैंने अपने आप को उस तरह एक एम, एक ऑब्जेक्टिव बनाया कि मैंने फौज में जाना है। उसके अलावा मुझे जब फौज में कमीशन लेने से पहले भी मैं जो देखता था किस तरह से फौज किस तरह से रहती है, और जब मैं गया उसके अंदर, तब भी मुझे रियलाइज हुआ कि जो फौज है एक बहुत ही बेहतरीन एक ऑर्गेनाइजेशन है, जिसके अंदर आप एक बार चले गए, एज आपकी उम्र क्या है, 20-22-24 साल आप जाते हो, तो वो एक आपको फैमिली की तरह ट्रीट करती है। कल को आपने अगर जंग में जाके, अगर आपने ट्रेनिंग अच्छी नहीं ली, आपने पसीना नहीं बहाया, तो कल देश के लिए क्या करोगे? तो वो जो आर्मी ऑर्गेनाइजेशन है, आपको उस चीज के लिए बहुत अच्छी तरह से ट्रेन करती है, और आपको एक फैमिली की तरह रखती भी है, आपको इज्जत मान सम्मान देती है। तो फिर हमारा फर्ज बनता है हम अपने आप को
देश के लिए, आर्मी के लिए अपने आप को हमेशा समर्पित रखें हम। हाँ, वो अगर आपको इतना अच्छा दे रहे हैं, आपको आज तनख्वाहें अच्छी दे रही हैं, आपको अलाउंसेस अच्छे दे रहे हैं, रहने सहने के लिए हर चीज दे रही है, तो आपका फर्ज बनता है, आप उसको पे बैक कैसे करोगे? तो ये आपको बेझा प्रेरणा मिलती रहती है। और फौज के अंदर आपके हर चीज को देखा जाता है, आपको ऑलराउंड आपकी एक पर्सनैलिटी डेवलप कर वो करते हैं, आपको फैमिली की तरह रखते हैं, आप उनके कंटोनमेंट में जाइए, हर चीज की सुविधा आपको मुहैया कराई जाती है और बहुत अच्छे प्रोफेशनल तरीके से। और आपको यही नहीं है कि आपको एक वो बंदूक चलाना ही सिखाते हैं, वो आपको एक अच्छी रेजिमेंटल स्पिरिट, रेजिमेंट की तरह आपको जो रखते हैं, फैमिलीज का रहना और चीजों का रहना, वो आपको सोसाइटी की तरह आपको रखने की कोशिश करते हैं। और जब आप बाहर भी जाएं, आप एक अच्छे इंसान की तरह रहें। आप ये नहीं है कि आपको आज 15 अगस्त है या 26 जनवरी आज ही मनाना है, आज ही झंडा चढ़ाना है, बाकी दिन आप देश को भूल जाओ। आप हमेशा 24 घंटे आप फौजी हैं, अगर आपने वो स्पिरिट आपके अंदर है तो आपको हमेशा वैसे रहना चाहिए। अगर आपको जमीन में कांच पड़ा है, आपको उठा के साइड में करना चाहिए, किसी के पैर में ना लग जाए। वो भी आपका साथी है, वो आपकी सोसाइटी का बंदा है, वो चीज उसको तकलीफ दे सकती है। तो आपको एक तरह का जो जीने रहने का जो तरीका आपको सिखाया जाता है, आपको एक इंसान जिस तरह से बनाया जाता है, तो मैं तो ये सोचता हूँ हर आदमी को हिंदुस्तान के अंदर फौज की ट्रेनिंग देनी चाहिए, ताकि वो एक एक अच्छा हिंदुस्तानी बन सके और एक अच्छा नेशनलिस्ट बन सके। मेरा बिल्कुल सर। ये है। जी सर, बिल्कुल, बिल्कुल। इतना टफ वहाँ पर, इतना टफ उसका ट्रेनिंग होता है, इतना सब वहाँ होता है और उसके बाद भी जो जज़्बा है आप लोगों में, काबिलिए तारीफ़ है। Sir, I want to know that what would you like to say to the youth of our nation who are planning to join the uniform forces? आप उनको क्या बोलना चाहेंगे कि उन्हें क्यों ज्वाइन करना चाहिए यूनिफॉर्म फोर्सेस? निधि जी, आपने बड़ा अच्छा और बड़ा टफ आज के दिन का सवाल पूछा है ये। पहले तो जब आपको एक जो देश के लिए है वो उस तरह से ट्रेनिंग देनी चाहिए, तो जो अगर जैसे आजकल सोशल मीडिया इज हाईली एक्टिव, तो जो भी उससे सोशल मीडिया से यूथ को क्रिएटिविटी की तरफ जाना चाहिए, अच्छे काम की तरफ जाना चाहिए। जो सोशल मीडिया जो भी पॉलिटिकल टाइप जो आजकल मीडिया में है, रिलीजियस टाइप बहुत ज्यादा हो रखा है, उधर यूथ को लिए वो चीज नहीं है, बच्चों के लिए वो चीजें नहीं है। वो अपना ध्यान थोड़ा पढ़ाई की तरफ रखें। और जो इस तरह के जैसे सैनिक स्कूल्स हैं, मिलिट्री स्कूल्स हैं, इस तरह उन बच्चों को उधर लेकर जाया जा सके। उसके अलावा ट्रेनिंग एकेडमीज बहुत जगह खुली हुई है जो फौज की ट्रेनिंग देते हैं। उसके अलावा अगर यही यूथ थोड़ा अपनी फिजिकल फिटनेस को ध्यान रखे, क्रॉस कंट्री है, नॉर्मल दौड़े, पार्क हैं, सड़कें हैं, आज के दिन तो इतनी चीजें हैं कि यूथ उधर अपना ध्यान लगा रहा हर जगह, हर कॉलोनी में, हर जगह में। गांव में तो वैसे ही ग्राउंड खुले हैं, कॉलोनीज के अंदर हैं, जिम्स खुले हुए हैं और चीजें। स्कूल कॉलेजेस में इतनी ज्यादा पढ़ाइयाँ हैं। पहले तो साइंस स्कूल्स में होता था, आज इन चीजों को जैसे फिजिकल एजुकेशन एक बहुत अच्छा सब्जेक्ट है, जो जिधर लोग इस तरफ अपना फिजिकल तरफ थोड़ा ध्यान दें, तो जो भी किसी तरह की रिक्रूटमेंट है, चाहे वो कांस्टेबल्स पे डायरेक्ट हवलदार की हैं, डायरेक्ट सब इंस्पेक्टर्स हैं, डायरेक्ट कमीशन हैं, उनके लिए मैडम बहुत अपॉर्चुनिटीज हैं। और हमेशा फौज के अंदर डेफिशिएंसी रहती है, चाहे मैं बीएसएफ में रहा, पैरामिलिट्री में रहा, यहाँ भी वही हाल है, फौज के अंदर भी डेफिशिएंसी बहुत ज्यादा है। तो यूथ को तो हम अच्छे यूथ को इधर लेने की हमेशा ये रहता है कि हमें अच्छी अच्छी रिक्रूटमेंट हमें मिले, लेकिन वो इतनी अच्छी नहीं मिल पाती है। फिजिकल फिटनेस बहुत जरूरी है और पढ़ाई भी जरूरी है, और इधर को यूथ को इस तरह थोड़ा मन लगाना चाहिए, कोई कमी नहीं है।
मतलब कि गवर्नमेंट की तरफ से कोई कमी नहीं रहती। ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस बहुत हैं जो इस तरह करते हैं। एसएसबी की सर्विस सिलेक्शन बोर्ड के लिए भी इतनी एकेडमीज खुली हुई हैं जो आपको ट्रेनिंग देती हैं। तो यूथ को ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान अपनी फिजिकल फिटनेस में देना चाहिए, पढ़ाई में देना चाहिए, ताकि वो इस तरफ वो फौज की तरफ, फौज के आर्मी नेवी एयरफोर्स के अलावा और फोर्सेस हैं, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है, सीआरपीएफ है, एसएसबी है, सीएसएफ है, अच्छी ऑर्गेनाइजेशन बहुत अच्छी है जहां आप देश की सेवा कर सकते हो। और उसके अलावा अगर उधर नहीं हो सकते तो आप अपनी पुलिस फोर्सेस हैं, बहुत बढ़िया बढ़िया ऑर्गेनाइजेशन हैं, दे कैन ऑलवेज ट्राई फॉर दैट। तो एक अच्छे नागरिक बन सकते हैं, लेकिन अगर यूथ इस तरफ को चले। और मैं यही उनसे कहना चाहूँगा कि आप जो सोशल मीडिया आज का है उससे थोड़ा दूर रहें और अपने आप को फिजिकल फिटनेस की तरफ से और जो क्रिएटिविटी की वाली चीज़ें हैं वो सोशल मीडिया से उनकी तरफ जाएं। That's very nice, sir. Sir, what message would you like to give to our viewers now? तो मेरा व्यूअर से ये है कि वो हमेशा मतलब कि जो गवर्नमेंट भी है वो कई तरह के स्कीम्स जारी करती है, जैसे स्वच्छ भारत है। तो हम भी अपनी सोसाइटी के अंदर जितना भी हमारे लोग हैं और हैं, वो सोसाइटी को हम अपनी साफ सुथरा रखें, क्योंकि सोसाइटी से हर चीज निकलनी है, चाहे वो साफ सफाई है, रहने का तरीका है, कोई चीजें हैं, वो इस तरफ वो अपना थोड़ा ध्यान दें और देश सेवा के लिए प्रेरित हों। और उसके लिए अपनी तैयारी हमेशा रहनी चाहिए, रखनी चाहिए, ताकि अपने आप वो देश के लिए कुछ कर सकें। बहुत बहुत उम्दा, थैंक यू सो मच सर। आपने बहुत अच्छा मैसेज हमारे व्यूअर्स को, हमारे यूथ को दिया है कि आगे उन्हें आपकी इंस्पायरिंग स्टोरी से ये पता लगेगा कि उन्हें कैसे ज्वाइन करना चाहिए। आज इतनी टफ सिचुएशन है कोविड की वजह से, फिर भी वो जज्बा कम नहीं हुआ है और हमारे यूथ को भी वही चीज अडेप्ट करनी चाहिए। सो आप ऑब्वियसली आप एक इंस्पिरेशन है हमारी कम्युनिटी के लिए, हमारे नेशन के लिए। थैंक यू सो मच। निधि जी, मैं एक और चीज कहना चाहूंगा। या आर यू गेटिंग माय वॉइस? आवाज आ रही है मेरी निधि भाभी? आर यू गेटिंग माय वॉइस? जी। निधि जी, एक चीज खास मैं कमांडर साहब के बारे में कहना चाहूंगा, क्योंकि पिछले काफी सालों से इनके साथ मेरे अच्छी दोस्ती भी है, इनके साथ उठना बैठना भी है। आज तो इन्होंने बहुत कम बताया, लेकिन जनरली जब हम बैठते हैं तो ही टॉक लॉट अबाउट देयर फील्ड एक्सपीरियंस। शायद आज संधू साहब ने बताया नहीं, इनके इतने रोमांचक किस्से हैं कि कैसे कितनी खतरनाक सिचुएशंस को ये लोग कितने इजीली हैंडल करते हैं, और इसीलिए शायद आज हम और हमारा देश सुरक्षित है, जब कमांडर साहब जैसे लोग सरहदों पे खड़े होके गर्मी सर्दी की सर, कुछ बरसात ऐसा एक रोमांचक किस्सा हमारे व्यूअर्स को भी बताएं आप। एग्जैक्टली मैं यही कहना चाह रहा था, आपने मेरे मुंह की बात छीन ली। कमांडर साहब, आप एक रोमांचक सा किस्सा सुनाइए, आपको बहुत लोग सुन रहे हैं इस वक्त, ताकि इंस्पायर हो सकें। जी कमांडर साहब। सनी साहब, ऐसे है कि 7-8 टेन्योर रहे कश्मीर वैली के और जम्मू कश्मीर के अंदर, तो ऐसे किस्से तो बहुत होते हैं जिसमें जान पे खेलते रहे और हम हमेशा अपने आप को फिजिकली फिट रखा, क्योंकि एक जो ऑफिसर है वो एक लीडर है, जो जिसके हाथ में अगर बटालियन कमांड करता है, उसके पास 1000-1200 बंदे हैं जो उसके नीचे हैं, वो हमेशा उसकी तरफ देखते हैं कि हमारा ये जो लीडर है, अगर वो लीडर तगड़ा होगा तो नेचुरली वो भी अच्छी परफॉर्मेंस उनकी होगी। और हमारी जो मिलिट्री के अंदर, पैरामिलिट्री के अंदर जो फोर्सेस हैं, बेल्ट फोर्स हैं, जो बॉर्डरों के ऊपर, जहाँ आईएस ड्यूटी के ऊपर, मिलिटेंसी ऑपरेशंस के अंदर है, हमें हमेशा सतर्क रहना पड़ता है और एक लीडर को बिल्कुल लीडर की तरह ही रहना पड़ता है। तो हम ये नहीं है
कि आपने आज जैसे खबर आज 8 मिलिटेंट वहां मार दिए, 7 उधर मार दिए, 5 इधर मार दिए, ये नहीं होता। वो तो हमारे ऑपरेशन चलते रहते हैं। ये होता है कि आपने दुश्मन को उसके जो है, चाहे वो दूसरे देश का है या जिस ऑर्गेनाइजेशन का, जिस एंटी इंडिया है, जो उसको लड़ा रही उसकी, वो उसको उसके लिए मारो, ना कि खुद मरो, उसको उसके लिए मारो। आपने अपनी जान बचाते हुए उसको मारना है। ये नहीं है कि आपने आज 4 मिलिटेंट मार दिए और आपके 1-2 जवान खुद शहीदी प्राप्त हो गए। नो, वो एम नहीं होता है कभी भी। अपनी हिफाजत रखते हुए दुश्मन को मारना होता है। वो हमेशा मेरी, जहां भी मैं जब भी रहा, इसी कोशिश में रहा। हाँ, बाकी आप सानी साहब किस्सा सुनना चाहते हैं तो एक बार ऐसे ही आपने सुना होगा, चरारे शरीफ एरिया बहुत अर्ली 90s के अंदर बहुत उस एरिया में मिलिटेंसी थी। तो ऐसे ही एक ऑपरेशंस के अंदर मेरे साथ एक ऑफिसर थे, बहुत बहादुर अफसर इंद्रेश्वर कंवर, उनके नाम से अभी एक जम्मू के पास जगह है जिसमें हमारे एक हेडक्वार्टर्स भी है, इंद्रेश्वर नगर उनके नाम से बना। वो मेरे साथ उस ऑपरेशन में वो शहीद हुए। उसके अलावा मेरा बॉडीगार्ड था, मेरे 2 और जवान शहीद हुए उसके अंदर। वो जंगल के अंदर था, बहुत टफ था वो ऑपरेशन, क्योंकि जंगल के अंदर क्या होता है कि वो छुपा हुआ है, आप हिल रहे हो उसको मारने के लिए, तो आप उसको मारने के लिए सौखा होता है, और आपको अपनी हिफाजत रखते हुए उसको मारने के अंदर आपको काफी कठिनाइयां होती, वो एडवांटेज में रहता है, आप हमेशा डिसएडवांटेज में रहते हैं। तो इस तरह मेरे सामने मैं अपने जवान को एक्सट्रीगेट करने जा रहा था। उस टाइम वो जवान मेरा अभी उसमें सांस मुझे लग रहे थे। तो जब एक्सट्रीगेट करने में जाने लगा तो मेरे साथ एक सब इंस्पेक्टर थे, वो नहीं सर मैं जाऊंगा, आप रुको। वो गया तो वो छुपे हुए मिलिटेंट ने उसके ऊपर फायर किया, तो उसके वो गोली कंधे से छूती हुई निकल गई। उसके बाद फिर उस मिलिटेंट को हमें काफी टाइम लगा उसको न्यूट्रलाइज किया। दूसरी जगह फिर और मिलिटेंट छुपे थे, औरों को उनके ऊपर फायर आ रहा था, फिर उनके ऊपर फायर करके किया। वहां से उनको, अपने बंदों को जो जख्मी हुए थे उनको हमने बचाया और उनको बचाकर लेकर आए, और बाद में बहुत बढ़िया, लंबा बहुत ऑपरेशन। बढ़िया। ये ऐसे ऑपरेशन मतलब कि वहां तो हमेशा जान तली के ऊपर रख के ही चलना जी जी पड़ता जी है। जी जी कमांडर साहब, एक चीज और, बहुत उम्दा हमारा शायद सर। टाइम समाप्त हो रहा है, तो एक लास्ट बात कहना चाहूंगा। मैं स्पेशल थैंक्स करूंगा जवाहर धवन जी को, जो मेरे बहुत ही अच्छे करीबी दोस्त हैं, मेरे मेंटोर हैं। और निधि जी, इनका जो अपना कपूरथला का सैनिक स्कूल है, ये सारे बहुत ही अच्छे, ये जो बैच है उनके निकले हुए स्टूडेंट सारे बहुत बड़ी पोस्टों पे आज की डेट में हैं, देश की सेवा कर रहे हैं। और कमांडर साहब भी सैनिक स्कूल कपूरथला से हैं। मैं जितने भी कपूरथला के पुराने स्टूडेंट्स हैं, नए हैं, सबको बेस्ट विशेस देता हूं। और आने वाली जो जनरेशन है उस स्कूल से निकलेगी, जो मैं उम्मीद करता हूं वो भी जनरल रणबीर की तरह, जनरल लखविंदर की तरह, जनरल गुरमीत की तरह, सैकड़ों ऐसे नाम है जो मैं सब ले नहीं पाऊंगा। ये नाम मैंने इसलिए लिए कि ये लोग मेरे बहुत करीब हैं, और सभी ये इसी तरह देश की सेवा करते रहेंगे, रहते दम तक देश और कौम के लिए हमेशा तत्पर रहेंगे। इसी बात के साथ मैं बहुत बहुत शुक्रिया करता हूं कमांडर संधू जी का और निधि जी आपका, आपने कीमती समय निकाल के आज हमारे होस्ट बने। बहुत बहुत शुक्रिया कमांडर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया निधि जी, थैंक्स अ लॉट। जय हिंद। जय हिंद। थैंक यू सानी साहब। जय हिंद। ऑल द बेस्ट टू योर थैंक यू। थैंक यू। ओके जी, थैंक यू।